अब देखिए हम प्लाज्मा पढ़ने वाले हैं और आपको मालूम है कि ब्लड के दो कंपोनेंट हो गए, एक प्लाज्मा हो गया, एक ब्लड कार्डियोसेल्स हो गई। अब सबसे पहले हम अगर बात करें प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा में देखिए मैंने लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी एक ऐसा तरल है ये। और इसके बाद में इसका कलर की बात करें तो हल्का पीला होता है ये, और हल्का पीला कलर जो है इसके द्वारा इसको पहचाना जाता है। एल्केलाइन नेचर होता है, अर्थात ये क्षारीय तरल है। क्यों? क्योंकि इसका पीएच जो है 7.3 टू 7.5 के बीच में होता है। इसका पीएच कितना होता है? 7.3 टू 7.5। और उसके बाद में हम देखें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, जितना ब्लड होता है उसका 55%, उसका 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे आपने देखा कि कुल रक्त के आयतन का लगभग 55% जो है ब्लड का प्लाज्मा होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है संगठन। और पहले हम ब्लड का संगठन पढ़ रहे थे, जिसको दो भागों में हमने बांटा, एक को मैंने प्लाज्मा कहा है और दूसरे को मैंने ब्लड कार्डियोसेल्स कहा है। लेकिन यहाँ आप देखिए कि कंपोनेंट्स जो हैं हमने ये ब्लड के पढ़े, लेकिन अब मैं ब्लड में जो प्लाज्मा है उसका कंपोजिशन पढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ मैंने लिखा है नॉट स्टेबल, अर्थात ये कभी भी स्थायी नहीं होता। स्थायी क्यों नहीं होता? स्थायी नहीं होता, क्यों नहीं होता? इसके पीछे रीजन ये है कि ब्लड में जब हार्मोन्स मिलते हैं या फिर गैसेज मिलती हैं या फिर उसमें प्रोटीन्स होती है या फिर जो कार्बनिक घटक होते हैं या वाटर कंटेंट है, उसकी कंसंट्रेशन अगर एक लेवल से ऊपर नीचे होती है तो इसका कंपोजिशन जो है प्लाज्मा का जैसा हम पढ़ रहे हैं वैसा नहीं हो पाता, इसलिए हम टेंटेटिवली इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। अब हमने ये जनरल बातें इसकी देखी, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इन जनरल बातों के साथ साथ प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है उसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं। पॉइंट आप देख रहे हो, ये आपका प्लाज्मा हो गया, और इस प्लाज्मा को मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है इसमें पहले घटक में और दूसरे घटक में और तीसरे घटक में। ये तीन घटक मैंने लिखे हैं यहाँ पर, लेकिन इनके साथ में मैंने एक चौथा घटक और लिखा है जो मैंने अदर्स के रूप में लिखा है। तो ये चार घटक हो गए कुल मिलाकर। अब इन चारों घटकों को मैं देखता हूँ कि सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्लाज्मा है उसका जो मेजर पार्ट है वो जल से बना हुआ है, और ये जो जल से बना हुआ पार्ट है ये कितना होता है? 90 से लेके 92%, 90 to 92% तक वाटर होता है किसमें? प्लाज्मा में। अच्छा, इस वाटर का काम क्या है? इस वाटर का काम क्या है? तो इसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो ब्लड प्रेशर है इसका कार्य मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसका क्या काम है? वाटर क्या काम करता है? जो ब्लड प्रेशर है और आयतन है ब्लड का, उसको कंट्रोल करके रखता है। वाटर जो है, जल का जो प्रतिशत है जो कि प्लाज्मा में आपको मिल रहा है, ये क्या करता है? रक्त दाब को और जो ब्लड का आयतन है उन दोनों को क्या करता है? ये नियमन करता है, कंट्रोल करता है, साथ में उसका परिवहन करता है। अब नंबर 2 पे हम देखते हैं कि भाई इसमें कार्बनिक घटक होते हैं। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बनिक घटक। और कार्बनिक घटक जो है वो कौन से हैं? तो कार्बनिक घटक में मुख्य रूप से हम प्रोटीन्स पढ़ते हैं जो कि प्लाज्मा में इन्वेड है। अब जो प्लाज्मा में प्रोटीन्स मिलने वाली है उसमें मैंने यहाँ पर 4 प्रोटीन लिखी है। पहली प्रोटीन मैंने एल्ब्यूमिन लिखी है, सेकंड प्रोटीन मैंने ग्लोब्यूलिन लिखी है, थर्ड वाली मैंने फाइब्रिनोजन लिखी है, और फोर्थ वाली मैंने लिखी है प्रोथ्रोम्बिन। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है सबसे ज़्यादा कौन सी मिलती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन मिलती है, और इसका जो परसेंटेज है वो कितना है? 4.5% तक ये मिलती है। एल्ब्यूमिन जो है एक मेजर प्रोटीन है और बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी में जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको जनरेट करना, उसको मेंटेन करने का काम कौन करती है? एल्ब्यूमिन करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, यानी जिसको आप क्या बोलते हो? प्रासरण दाब। तो हमारे बॉडी में जो प्रासरण दाब है उसको नियमित और नियंत्रित करने का काम या उत्पन्न करने का काम कौन करती है? एल्ब्यूमिन करती है। उसके बाद में अगर हम देखें
अगली प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोब्यूलिन, और ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ये कितना परसेंट होती है, ये होती है भाई 2.5%। ये कितनी होती है 2.5%। और जो ग्लोब्यूलिन है, जैसे ही आपको ग्लोब्यूलिन टर्म ध्यान में आता है तो आपको सीधा अपनी प्रतिरक्षा पे पहुंच जाते हो, क्योंकि इम्यूनोग्लोबिन्स आपने बहुत सारी पढ़ी हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्लाज्मा में मिलने वाली एक ऐसी प्रोटीन है जो कि एंटीबॉडी फॉर्मेशन करती है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन यानी प्रतिरोधी तैयार करती है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन का काम करती है या एज ए एंटीबॉडी के रूप में काम करेगी, और जिससे कि शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ठीक से काम करे। तो ये रक्षा पंक्ति तैयार करने वाला काम करती है कौन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं थर्ड प्रोटीन, जिसको मैंने लिखा है क्या, फाइब्रिनोजन लिखा है। और फाइब्रिनोजन, और जो फाइब्रिनोजन है इसका अगर मैं कंटेंट देखूं तो 0.3% होती है। और प्रोथ्रोम्बिन, इसको मैं साथ पढ़ूंगा, क्यों, क्योंकि ये भी एक जैसे नेचर की है। तो ये जो दोनों प्रोटीन है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों प्रोटीन्स का काम क्या है, इन दोनों प्रोटीन्स का काम है अगर कभी इंजरी हो जाए, तो ब्लड को क्लोट करने का काम करती है। इसलिए मैं कहूँ कि ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है। और हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि साहब ये रक्त का थक्का बनाने वाली प्रोटीन है। कौन कौन सी, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, जो कि किस में मिलेगी, ये मिलेगी आपके प्लाज्मा में। और ये कौन सा घटक बनाती है, ये बनाती है ऑर्गेनिक घटक, ऑर्गेनिक कंपोनेंट या कार्बनिक घटक, क्योंकि इन सब के अंदर कार्बन है। अब हम देखते हैं इसका थर्ड जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को आप क्या कहते हैं, अकार्बनिक घटक। और अकार्बनिक घटक में अगर हम देखें, अकार्बनिक घटक में देखें तो ऐसे देखेंगे जिनमें कि आपको हम कहें कि जो बॉडी के पीएच के लिए, विलय विभव के लिए, जो बॉडी का पीएच है उसको रेगुलेट करने के लिए बहुत सारा आयनिक बैलेंस बनाना होगा। और वो प्लाज्मा में जो आयनिक बैलेंस बनाता है, मुख्य रूप से इसमें क्या होता है, सोडियम्स के लवण होते हैं, जिसमें कि सोडियम क्लोराइड मैंने लिखा है, सोडियम बाइकार्बोनेट लिखा है। इसके साथ में यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने लिखा है कैल्शियम आयन और यहाँ मैंने लिखा है मैग्नीशियम आयन, ये है आपका पोटेशियम आयन। इन तीनों आयन्स के जो सल्फेट हैं, जो फॉस्फेट हैं, जो बाइकार्बोनेट्स हैं, वो इसमें हम स्टडी करते हैं। और ये जो अकार्बनिक घटक है इसका काम क्या है, तो इन सब का काम मैं यहाँ लिख देता हूँ। और यहाँ मैं लिखूंगा क्या, यहाँ लिखूंगा मैं पीएच कंट्रोल। ये बॉडी का पीएच कंट्रोल करने का काम करते हैं कौन, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। जबकि ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करना, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में और ब्लड क्लॉटिंग में मेजर रोल अदा करना। और जो वाटर कंटेंट है वो ब्लड प्रेशर को तो मेंटेन करेगा ही करेगा, साथ में ब्लड का जो आयतन है उस आयतन को नियमित करना, और अगर वाटर कम ज़्यादा हो रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना। तो ये सारा काम ये तीनों के हमने देखे। इसके बाद में मैंने जो फोर्थ पॉइंट लिखा है वो लिखा है आदर्श में। और आदर्श में मैंने लिखा है कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स इसमें मिलेंगे जिनका भी अपना मेजर रोल होगा। और ये बहुत सारे कंपोनेंट कौन से मिलेंगे, इसमें मैंने लिखा है 0.1% ग्लूकोज मिलेगा। और 0.1% जो ग्लूकोज है ये क्या काम करता है, ये न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है। और न्यूट्रिएंट तो आप जानते हो हिंदी में इनको पोषक कहते हैं। तो पोषक पदार्थ के रूप में यूज होने वाला है कौन, ग्लूकोज। और ग्लूकोज जो पोषक पदार्थ के रूप में यूज होने वाला है, इसकी मात्रा आपने देखी 0.1% है। इसके बाद में मैंने एमिनो एसिड्स लिखा है, इसका मान जो है 0.04% होता है। और जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है इनका मान 0.05% होता है। लेकिन एमिनो एसिड्स हैं और फैटी एसिड्स हैं या ग्लिसरॉल है, इनका भी यूज किस रूप में होता है, न्यूट्रिएंट के रूप में, यानी पोषक पदार्थ के रूप में ये काम में आने वाले हैं। अर्थात जब प्रोटीन्स टूटते हैं या कार्बोहाइड्रेट टूटता है या मोनोमर्स टूटते हैं, अल्टीमेटली क्या है, उनसे एटीपी रिलीज होती है। और एक प्राणी को काम करने के लिए हमेशा एनर्जी चाहिए। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स आल्सो ग्लिसरॉल, ये सारे क्या प्रोवाइड करवाते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये प्लाज्मा में इनवेड है। इसके बाद में और क्या मिलता है प्लाज्मा में, प्लाज्मा में ये सबसे अच्छी चीज़ है, आप देख रहे हो हार्मोन्स मैंने लिखा है,
यानी हार्मोन्स किसे कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती है अपने जो प्रोडक्ट उन सबको हार्मोन कहते हैं और ये ब्लड में रिलीज किए जाते हैं। तो ये जो हार्मोन्स हैं और विभिन्न प्रकार की जो एंजाइम्स हैं ये ब्लड के थ्रू ही टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, ट्रेवल करते हैं ब्लड के थ्रू, इसीलिए तो हम ब्लड को रिवर ऑफ लाइफ कह रहे हैं। और रिवर ऑफ लाइफ जो मैं टर्म यूज कर रहा हूँ वो ब्लड के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अगर और भी डीपली चलेंगे तो हम प्लाज्मा को रिवर ऑफ लाइफ कहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड का प्रोसेस तो क्या है, फ्लोटिंग करती रहती है, लेकिन फ्लोटिंग किसमें करेगी, वो लिक्विड मीडियम में, और ब्लड का लिक्विड मीडियम क्या होता है, प्लाज्मा होता है। तो हम ये कहें कि हार्मोन्स और एंजाइम्स जो हैं वो किसमें बहते रहेंगे, किसमें ट्रेवल करते रहेंगे, वो प्लाज्मा में करते रहेंगे। इसके अलावा और क्या मिलता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा में देखिए यूरिया है, यूरिक एसिड्स हैं, क्रिएटिन है, क्रिएटिनिन है, अमोनिया है, ज़ैंकिन है। ये सारे के सारे मैंने जो टर्म लिखे हैं ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, तो इनको सबको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। लेकिन ये ट्रेवल किसके थ्रू करेंगे? ये करेंगे आपके ब्लड प्लाज्मा के थ्रू। और अगर हम गैसेज की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन, CO2, नाइट्रोजन, ये सभी प्रकार की गैसेज भी प्लाज्मा में ट्रेवल करती रहेंगी और इसी के थ्रू हमारे जो टारगेट टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं, जहाँ पर अनोक्सिया की स्टेज है या जहाँ पर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट कर रही है, तो वहाँ से इनका ट्रांसपोर्ट जो है उसमें भी सहायक के रूप में प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा को आप समझें कि इसमें जल होता है, कार्बनिक घटक होते हैं, अकार्बनिक घटक होते हैं और साथ में कुछ अन्य घटक होते हैं। ये सारा जो हमने देखा ये टोटल किसका अध्ययन हुआ, किसकी स्टडी हुई? हमारे प्लाज्मा की स्टडी हुई। प्लाज्मा के अगर फंक्शन के बारे में आपसे पूछा जाए तो इसके सभी कंपोनेंट के फंक्शंस के बारे में आप बता सकते हैं। एक बात आती है कि यहाँ हमने ब्लड की डेफिनेशन देखी, प्लाज्मा की डेफिनेशन देखी, लेकिन फिर भी एक चीज़ यहाँ पे छूट रही है। वो क्या छूट रही है भाई? वो छूट रही है यहाँ पर देखिए सीरम। एक चीज होती है सीरम। सीरम में जो प्रोटीन होती है उसी के आधार पर हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं। तो सीरम क्या होता है? तो सीरम को समझने के लिए आप एक चीज समझिए कि जो ब्लड होता है इस ब्लड के अंदर से हाइड्रोजन को माइनस कर दो, ब्लड माइनस हाइड्रोजन, या फिर मैं ये कहूँ कि प्लाज्मा में से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए तो क्या बनेगा? सीरम बनेगा। तो सीरम को अल्टीमेटली मैं ये भी कह सकता हूँ कि भाई सीरम क्या है? तो मैं ये कहूँगा कि हमारे ब्लड का वो हिस्सा है जिसमें कि क्लॉटिंग प्रोटीन जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। अर्थात सीरम एक ऐसा फ्लूइड है जिसमें ब्लड को क्लोट करने की पावर नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें ब्लड क्लोटिंग करने वाली जो प्रोटीन्स है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, प्रोथ्रोम्बिन है, वो नहीं होती। तो ब्लड में से फाइब्रिनोजन, फाइब्रिन, प्रोथ्रोम्बिन, इनको आप रिलीज कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए, तो रेस्ट ऑफ जो ब्लड बचेगा वो क्या बचेगा? सीरम बचेगा। और सीरम में जो प्रोटीन होती है, सीरम में जो प्रोटीन होती है उसी के बेस पर हम ब्लड ग्रुप को आइडेंटिफाई करते हैं, जो कि कॉल लैडिस ने दिया था। नेक्स्ट वीडियोस जो होंगे उनमें हम ब्लड ग्रुप की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहा क्या? ब्लड प्लाज्मा। आप और भी ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने साथियों को वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।